गवर्नमेंट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। वह प्रतियोगी जो टीजीटी में सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत हिस्ट्री और सिविक्स से परीक्षा दे रहे हों तथा वह प्रतियोगी जो पीजीटी में हिस्ट्री और सिविक्स से परीक्षा दे रहे हैं, वह सभी गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अभी जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं उसमें सम्मिलित हों। इसके बाद हम लोग आपको टीजीटी पीजीटी के लिए नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ में आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट का भी आयोजन होगा। तो आप सभी लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए एक काम करना है, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में बने रहना है। आज हम लोग टीजीटी परीक्षा में सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत आता है हिस्ट्री। उसके वर्ष 2011 में जो प्रश्न आए थे उन पर परिचर्चा कर रहे हैं। एक क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर के 20 तक जो प्रश्न आए थे उन पर परिचर्चा कर ली है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो 21 से लेकर के 40 तक जो क्वेश्चन आए हैं उस पर होगी। फिर अगली क्लास में हम लोग 41 से लेकर 63 तक के प्रश्नों पर परिचर्चा कर लेंगे। तो हमें वर्ष 2011 के पूर्व के तो मिले ही हुए हैं, क्वेश्चनों के एथेंटिक आंसर मिल जाएंगे। साथ में उन क्वेश्चनों पर डिस्कशन करते समय यह भी पता चल जाएगा आगामी परीक्षा में नए प्रश्न क्या बनेंगे, उस पर आपका ध्यान केंद्रित होगा और परीक्षा भवन में आप निश्चित तौर पर सही उत्तर पर टिक करके सही उत्तर का गोला भर करके आएंगे और आप सफल होंगे, एक अच्छे शिक्षक बनेंगे और हमारे देश में कर्णधारों को तैयार करेंगे, एक अच्छा राष्ट्र निर्माण करेंगे। आइए हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का क्वेश्चन है 21। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए हुए थे। जो हमारे पास प्रमाण उपलब्ध हैं उसके आधार पर बताना है कि मानव सभ्यता के लिए 2 अस्थायी चीज़ें क्या दी हैं हड़प्पावासियों ने। एक है गेहूं और कपास की खेती, विकल्प बी है, ऑप्शन बी है गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, विकल्प सी है ताम्र और कांस्य आगलन प्रौद्योगिकी, डी है सोखते और मिट्टी के पाइप बनाना। अब आप समझिए, हड़प्पा सभ्यता को जब आप देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि नगर नियोजन देखते हैं कि नहीं। नगर नियोजन आपको व्यवस्थित ढंग से मिलेगा कि नगरों का नियोजन हुआ है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं ना, एक दूसरे को सड़कें समकोण पर काट रही हैं। सड़कों के किनारे किनारे नालियां बनी हैं, घर बने हुए हैं, एक ही तरह के घर बने हुए हैं। ईंट देख रहे होंगे, उनका अनुपात समान है, 4:2:1 की ईंटें हैं। और आप ये देख रहे हैं कि उनके यहाँ जो बाट है ना, माप के जो बाट हैं वह 16 के गुणज में है ना, 16, 32, 64, 68 ना 64 इस तरह से चीज़ें मिलती हैं। तो इस मिलने से प्रमाणित होता है उनको गणित ना और दशमलव पद्धति का ज्ञान था। इतिहासकार हैं इरफान हबीब, नाम सुना होगा, इरफान हबीब हैं इतिहासकार। ये कहते हैं कि उनको 2 तरह की संख्याओं का ज्ञान था, एक बाइनरी सिस्टम होता है, एक डेसिमल सिस्टम होता है ना। तो बताते हैं उनको द्विआधारी संख्या का भी ज्ञान था, आधारी संख्या का भी ज्ञान था, उसमें उनको दशमलव संख्या का भी ज्ञान था। और छोटी जो इकाई थी, जो छोटी चीज़ें थी उसके लिए वो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते थे। बड़ी संख्याओं के लिए, बड़ी के लिए वो किसका प्रयोग करते थे, दशमलव पद्धति का प्रयोग करते थे। इसलिए हड़प्पा वासियों का जो सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए है
वो है विकल्प 2 में दिया गया है, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार, गणित और दशमलव पद्धति का ज्ञान प्रदान किया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का गणित का अच्छा ज्ञान रहा होगा। उन्होंने गणित के ज्ञान के आधार पर निर्माण की कला में निपुणता प्राप्त की। ज्यामितीय गणनाओं से बिल्कुल सही सही ईंटें बनाना, विभिन्न आकार में तरह तरह की बनावटों में सीधाई बनाए रखना, सीधे ना सही जगह पर बिल्कुल सही मोड़ देना, उनके ज्यामितीय और तकनीकी कौशल से ही संभव था। समझ रहे हैं? इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक उनकी नाप तौल की प्रणाली को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि द्विआधारी प्रणाली माने बाइनरी सिस्टम और दशमलव प्रणाली मतलब डेसिमल सिस्टम, दोनों का प्रयोग वो लोग करते थे हड़प्पावासी। बड़ी संख्याओं के लिए विशेष रूप से दशमलव प्रणाली का और छोटी संख्याओं के लिए द्विआधारी प्रणाली का इस्तेमाल किया करते थे। वहाँ हड़प्पा काल में जो मापन की प्रणाली 16 के गुणज में थी, 16 के फैक्टर में थी। इनमें छोटी वाटों का अनुपात युग्मक है, मतलब डबल है, जैसे 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 के गुणज में थे। बड़ी तौल में अनुपात दशमलव पद्धति पर है, 160, 200, 320 और एक फीता जैसी वस्तु मिली है, एक फीता की तरह मिला है मापने के लिए, जिसमें 9 भाग थे, प्रत्येक भाग 2.64 इंच का होता था। हड़प्पा सभ्यता में 4:2:1 4:2:1 के अनुपात का प्रयोग करके ईंटों के आयामों का निर्माण, जो ईंट का डायमेंशन है 4:2:1 आइडेंटिकल है। और सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। यह दशमलव प्रणाली सिंध सभ्यता में सबसे पहले पाई गई। बाद में अन्य सभ्यताओं में भी इसका प्रयोग किया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। गणित और दशमलव प्रणाली हमको कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। आगे चलें। क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ऑप्शन ए है पत्थर, बी है चीनी मिट्टी, सी है मिट्टी से अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांकित बर्तन, डी है ताम्र ना। आइए इसको समझते हैं। देखिए हड़प्पा में बर्तन मिले हैं, मृद भांड सुने होंगे आप लोग ना, बर्तन मिले हैं। ये बर्तन 2 तरह से बनाए जाते थे, या तो चाक से बनाए जाते थे या तो हाथ से बनाए जाते थे। चाक निर्मित और हस्त निर्मित। चाक निर्मित मैक्सिमम मिले हैं, अधिकतम प्रमाण हमको ये मिला है अधिकतम कि वो चाक से बनाए जाते थे। ये बर्तन क्या क्या होते थे जो घरेलू प्रयोग में आते हैं? बर्तन क्या क्या हो सकता है? थाली ना, यही तो होता है घर में, तस्तरी ना, मर्तबान, इस तरह के बहुत से बर्तन मिले हुए हैं। और ये जो बर्तन है ना, विधिवत माने अच्छी तरह से विधिवत आग से पकाए गए हैं। ये बर्तन विधिवत आग से पकाए गए हैं। और इन बर्तनों पर, ये बर्तन हैं किस कलर के? ये बर्तन लाल या गुलाबी रंग के पाए गए हैं, जिन पर जो है काली रेखा से, किससे? काली रेखा से चित्र बनाए गए हैं। और ये चित्र हैं पशुओं के, पक्षियों के, पेड़ों के। ये किसके चित्र हैं? पशु के चित्र हैं। किसके चित्र? पक्षी के, जैसे मोर के हैं, हिरण के पशुओं में हैं, और वृक्ष के हैं, पीपल के हैं। समझ रहे हैं? तो अब क्लियर हुआ ना कि बर्तन थे और चाक से ज़्यादातर निर्मित है, ज़्यादा प्रमाण मिला है हड़प्पा काल में।
और वो विधिवत आग से पकाए जाते थे, जिन पर काली रेखा से चित्र बनाया गया है। तो अब विकल्प देखते हैं तो क्लियर होगा। विकल्प देखिए, सी वाला, मिट्टी से के अच्छी तरह से पकाए गए चित्रांकित बर्तन, तो विकल्प यही इसका सही होगा। आइए और देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में चाक निर्मित घरेलू बर्तन जैसे पानी के घड़ों, ना, घड़ा, सुराही, मर्तबान, कटोरे, प्याले, तस्तरियां, थालियों के साक्ष्य मिले हैं, जो विधिवत आग से पकाए जाते थे, अच्छी तरह से आग से पकाए जाते थे। हस्त निर्मित बर्तनों के साक्ष्य कम मिले हैं। ये मृत भांड लाल या गुलाबी रंग के थे। कुछ मृत भांडों को लाल रंग से पोता गया था, काले रंग की रेखाओं से चित्रांकित किए गए हैं। बात हुई। इन मृत भांडों पर हिरन, बकरा, मोर, कछुआ, मछली, मुर्गा, पीपल, केला, नीम, खजूर, त्रिभुज के चित्र अंकित हैं। तो जो विकल्प हम लोगों ने मारा था उसके संबंध में सब चीजें समझ ली हैं। आइए हम लोग जो है प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। लोथल और चन्हू-दड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? ऑप्शन ए है जहाज निर्माण, ऑप्शन बी है मनका उत्पादन, ऑप्शन सी है हथकरघा वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी है धातु कर्म उद्योग। तो लोथल और चन्हू-दड़ों का जो प्रमुख उद्योग था वो था लैपिडरी। लैपिडरी मतलब मनका उत्पादन, इसलिए विकल्प बी इसमें सही है। ये जो मनका था ये बनता था कीमती पत्थर से। कीमती पत्थर क्या हैं? क्वार्टजाइट हैं, जैस्पर हैं, चर्ट हैं, इन सब से बनता था और धातुओं से बनता था और सैल से बनता था और टेराकोटा से बनता था। इन सब से जो है मनकों का निर्माण होता था। कहाँ पर होता था? लोथल और चन्हू-दड़ों में। बहुत बार पूछता है परीक्षा में। लोथल चन्हू-दड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग लैपिडरी था, मन का उत्पादन था। ए मन के कीमती पत्थर क्या क्या? कार्नेलियन, जैस्पर, क्वार्टजाइट। धातुओं सोना, तांबा और कांसे। सैल टेराकोटा से बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में भी मनका बनाने की कार्यशाला पाई गई है। अभी हम लोग लोथल और चन्हू-दड़ों की बात कर रहे थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में भी मनका का कारखाना था। चन्हू-दड़ों से सेलखड़ी, मुहरे और चर्ट के बटखरे मिले हैं। अगर परीक्षा में पूछे तो बटखरे कहाँ मिले हैं? सेलखड़ी, मुहरे और चर्ट के बटखरे तो चन्हू-दड़ों है। एक तथ्य और आप याद रखिए, बालाकोट और लोथल का सीप उद्योग, सेल इंडस्ट्री सुविकसित थी। जैसे यहाँ पर पूछा लोथल और चन्हू-दड़ों क्यों प्रसिद्ध हैं, वैसे पूछ लेगा बालाकोट और लोथल क्यों प्रसिद्ध हैं, तो आपको क्या बताना है? सेल इंडस्ट्री के लिए। सेल इंडस्ट्री माने सीपी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे चलें, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? ऑप्शन ए है राजा, बी है पुरोहित राजा, सी है व्यापारियों का अल्पतंत्र, डी है शासन व्यवस्था अज्ञात है। समझ रहे हैं? इसमें क्या सही उत्तर होगा ABCD में? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कोई साक्ष्य नहीं मिला है जो यह प्रूफ करे, यह प्रमाणित करे कि शासन कौन करता था, हु इज द रूलर, यह नहीं मिला है। समझ रहे हैं? लेकिन जब आप देखेंगे एक जो है सुविकसित नगरी व्यवस्था, आप देखेंगे एक सांस्कृतिक एकरूपता, ये सब देखेंगे आप ना जब आप पढ़ते हैं। सांस्कृतिक एकरूपता और लगभग 600 से 700 वर्ष तक ये सभ्यता बनी रही। अगर इस तरह से है तो निश्चित तौर पर
कोई न कोई शासन व्यवस्था, कोई न कोई शासक अवश्य रहा होगा। ये सब यही प्रमाणित करते हैं ना। तो चलो खोजते हैं हम लोग शासक कौन कौन हो सकता है। तो देखिए उस समय हम लोग जो है मिस्र और सुमेरियन ये सब सभ्यताएं थी। यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था किसके पास था? पुरोहित राजा हुआ करते थे। कौन होते थे राजा? यहाँ पर पुरोहित राजा होते थे। अगर पुरोहित राजा होंगे तो मंदिरों का, पूजा स्थलों का साक्ष्य मिलना चाहिए ना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मंदिर और धार्मिक स्थलों को साक्ष्य नहीं मिलते हैं। केवल बृहत स्थानागार पाया जाता है जिसको हम धार्मिक कर्मकांड से जोड़ते हैं। हो सकता है वह केवल स्नान के लिए बनाया गया हो, इसलिए हम पुरोहित राजा को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो हमें सोचते हैं कि योद्धा रहे होंगे, जो लड़ते रहे होंगे, इस तरह के राजा रहे होंगे। तो लेकिन हमें हथियारों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, समझ रहे हैं? हथियारों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? एक व्यापारिक व्यवस्था मिलती है कि नहीं मिलता है? एक जो है उच्च व्यापार प्रणाली मिलती है। तो इन सब से ये पता चलता है कि व्यापारियों का कोई तंत्र रहा होगा, व्यापारियों का कोई तंत्र रहा होगा, व्यापारियों का कोई तंत्र रहा होगा जो है शासन करता रहा होगा। क्योंकि सुविकसित नगरीय व्यवस्था, सांस्कृतिक एकरूपता, इतने लंबे समय तक की सभ्यता, तो निश्चित तौर पर यह इंगित करती है व्यापारियों का एक अल्पतंत्र रहा होगा। इसलिए विकल्प सी इसमें सही है, विकल्प डी पर नहीं जाना है। शासन व्यवस्था अज्ञात है। अज्ञात तो है, साक्ष्य तो नहीं मिला है, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो तो कहीं न कहीं इंगित करती हैं ना। तो यही इंगित करती हैं कि व्यापारियों का एक अल्पतंत्र था। आइए समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनित स्थलों से शासन व्यवस्था, राजनीतिक संगठन के विषय में कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक एकरूपता पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं है। यह सभ्यता 600 से 700 वर्षों तक बनी रही। निश्चित तौर पर कोई न कोई राजनीतिक सत्ता अवश्य रही होगी। मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह इस सभ्यता के किसी भी स्थल से धार्मिक मंदिरों, धार्मिक भवन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, किंतु एकमात्र अपवाद विशाल स्नानागार हो सकता है जिसका प्रयोग स्नान आदि के लिए किया जाता था। विभिन्न हड़प्पा स्थलों में धार्मिक विश्वासों एवं आचार विचारों में एकरूपता नहीं है। अतः यह सोचना तर्कसंगत नहीं है कि हड़प्पा में पुरोहितों का वैसा ही शासन था जैसा मेसोपोटामिया की सभ्यता में था। समझ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र से हथियारों के साक्ष्य बहुत ही कम मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पाई शासक युद्ध विजयों की अपेक्षा व्यापार वाणिज्य में अधिक रुचि रखते थे। अतः संभव है कि हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथ में रहा हो। समझ रहे हैं? यही हमको टिक करना है, व्यापारियों का अल्प तंत्र। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए है दोनों समुद्रों की, ऑप्शन बी है हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की, सी है कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की, डी है संपूर्ण गंगा नदी घाटी की। देखिए दोनों समुद्रों की जानकारी थी, वो अरब सागर और हिंद महासागर, दोनों के बारे में उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में हमको मिलता है। हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों, उत्तर वैदिक साहित्य में हिमालय के पर्वत शिखर मैनाक और क्रौंच, मैनाक और क्रौंच की जानकारी मिलती है। संपूर्ण गंगा नदी घाटी शतपथ ब्राह्मण से ही ये पता चलता है कि संपूर्ण गंगा नदी घाटी पर आर्यों का अधिकार था। और शतपथ ब्राह्मण से ही पता चलता है, शतपथ ब्राह्मण से ही पता चलता है
कि आर्यों की जो दक्षिणी सीमा थी वो नर्मदा नदी थी ना। नर्मदा नदी माने विंध्य पर्वत के दक्षिण में, विंध्य पर्वत के दक्षिण में क्या था, इनका आर्यों का प्रसार नहीं था। इसका मतलब विकल्प सी में आप देख रहे हैं कृष्णा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत के बारे में जो है इनकी जानकारी नहीं थी, इसलिए विकल्प सी इसमें सही है। अब इसको समझते हैं। साथ में शतपथ ब्राह्मण में एक विदध माधव की कथा है, उसको समझ लेते हैं क्योंकि वह परीक्षा में पूछा गया है। इसका वर्णन कहाँ हुआ है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। सप्त सैंधव क्षेत्र में विस्तृत ऋग वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल में और अधिक विस्तृत हुई ना। ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक में गए, सभ्यता का भौगोलिक विस्तार और अधिक हुआ। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इस काल में वैदिक आर्य पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े, मतलब इधर से इधर आए, सप्त सैंधव से पूरब की ओर आए। गंडक नदी को ऋग्वेद में सदा नीरा, या वैदिक साहित्य में क्या लिखा गया है, सदा नीरा। ये पूछता है सदा नीरा किसको बोलते हैं, गंडक को। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है कि गंडक नदी तक गए थे। और शतपथ ब्राह्मण में जो कथा है उसको समझा जाए, विदध माधव आख्यान है। इसके अनुसार सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले कौन, विदेध माधव ने वैश्वानर मारे अग्नि को मुख में धारण किया। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुंह से निकलकर पृथ्वी पर आ गई, समझ गए। नदियों को जलाती हुई पूरब की ओर बढ़ गई। विदध माधव एवं उनके पुरोहित थे गौतम राहुगण ने उनका अनुगमन किया। आगे आगे अग्नि जलाते हुए जा रही है, पीछे पीछे विदध माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण जा रहे हैं। अकस्मात सदा नीरा को वह नहीं जला सकी, जो अग्नि थी वो सदा नीरा को नहीं जला सकी। अग्नि ने विदध माधव को सदा नीरा के पूरब की ओर न रहने का आदेश दिया। यही नदी आर्यों की पूर्वी सीमा बनी। ये है विदध माधव विदेह माधव की कथा है। आगे चले। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर गंगा यमुना दोआब तथा उसके समीप क्षेत्रों पर अधिकार किया। उसको ब्रह्मर्ष देश की संज्ञा दी। प्रश्न पूछेगा ब्रह्मर्ष देश कहाँ पर है, तो बताना गंगा यमुना दोआब तथा उसके समीप के क्षेत्र जो हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में हिमालय में स्थित मैनाक और क्रौंच आदि पर्वतों का उल्लेख है। इससे ज्ञात होता है कि आर्यों को संपूर्ण हिमालय का ज्ञान था। उत्तर वैदिक साहित्य में अरब सागर, हिंद महासागर, नैमिषारण्य और मारू रेगिस्तान का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में रेवा, नर्मदा को क्या कहते थे, रेवा नदी का उल्लेख मिलता है, किंतु किसी दक्षिण के राज्य का नामोल्लेख नहीं मिलता है। अतः विंध्य के उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की दक्षिणी सीमा माना जा सकता है। आर्यों ने हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। इसे मध्य देश की संज्ञा दी गई। यह उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। हिमालय से नर्मदा के बीच का क्षेत्र मध्य देश कहलाता है। यहीं पर इनका संपूर्ण अधिकार था। आगे आइए, हम लोग प्रश्न संख्या 26 पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं हैं? वेद या श्रुति के अंग संहिता हैं। संहिता के बाद सब वेदों के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, समझ रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। वेदों के आरण्यक होते हैं और वेदों के उपनिषद होते हैं। अब विकल्प देखिए, विकल्प क्या कह रहा है? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी पुराण। इसका मतलब ऑप्शन जो डी है ये पुराण जो है क्या है, श्रुति या वेद का अंग नहीं है। इसमें कहानियां हैं, धार्मिक ज्ञान है, इन सब के बारे में
वर्णन है। चले आगे आइए, क्वेश्चन नंबर है 27। युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? नंबर ए है ऑप्शन ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है अथर्ववेद, डी है मुंडक उपनिषद। मतलब युद्ध पहले मस्तिष्क में आएगा, उसके बाद युद्ध लड़ा जाएगा। मतलब युद्ध के बारे में पहले सोचा जाता है, फिर युद्ध किया जाता है। यह है अथर्ववेद में, इसलिए विकल्प सी इसमें सही है। देखिए, अथर्ववेद में युद्ध से संबंधित मंत्र शांति और शांति स्थापित करने पर जोर दिया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क से होता है। समझ गए? आगे चलें, चलिए। क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? विकल्प ए है थेरयस, बी है महाकश्यप, सी है मोगलपुत्तिस्य, डी है वसुमित्र। तो इसको समझा जाए, बौद्ध संगीति क्या है ना? बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीत क्या है? संगीत है एक सभा है, ठीक है। क्या है? सभा है जिसमें बौद्ध भिक्षु, बौद्ध विद्वान ये सब एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के बाद चर्चा करते हैं, निर्णय लेते हैं, तथा जो ग्रंथ है या पुस्तक लिखी गई है उसको मान्यता देते हैं और नियमों इत्यादि पर विचार विमर्श होता है। वही है बौद्ध संगीत या बुद्धिस्ट काउंसिल है। और हमको जो है इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिला है। कितनी? और परीक्षा में किसी न किसी बौद्ध संगीति के संबंध में कोई न कोई प्रश्न पूछता है। पहली जो बौद्ध संगीति है यह कहाँ हुई है? यह हुई है राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। समझ रहे हैं? इस समय राजा कौन था? अजातशत्रु। माने पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप। समझ गए? जो दूसरी बौद्ध संगीति है वह वैशाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। राजा कौन थे दूसरी बौद्ध संगीति के समय? राजा थे कालाशोक। एक कालाशोक के समय हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता है उन्होंने किया था सर्वकामी ने। किसने किया था? सर्वकामी ने। और जो तीसरी बौद्ध संगीति है, तीसरी बौद्ध संगीति है, यह हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके समय हुई थी? अशोक के समय हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगल पुत्तिस्य ने। किसने किया था? मोगलपुत्तिस्य ने किया था। समझ गए? पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी, अशोक, मोगलपुत्तिस्य। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। शासक कौन था? शासक उस समय थे कुषाण वंशी शासक थे, प्रसिद्ध शासक कनिष्क थे, इनके समय हुई थी। और इसमें एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष थे। तो आप जो है चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में जरूर जानते रहिए, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और दिग्घ निकाय ना। ये कह रहा है बुद्ध के प्रवचनों का जो संकलन धम्मपद है वो किससे संबंधित है? समझ रहे हैं? तो आइए इसको समझते हैं,
फिर विकल्प पर चलते हैं। तो जो बौद्ध साहित्य है ना, बौद्ध साहित्य जो है इसको त्रिपिटक कहते हैं ना, त्रिपिटक कहते हैं। और किस भाषा में लिखा गया है? पाली में। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं, पाली में लिखा गया है। और 3 त्रिपिटक हमको पता है ना, कौन कौन से? सुत्त पिटक ना, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक और जो सुत्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश व सिद्धांत दिए गए हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में आचरण के नियम दिए गए हैं, आचरण कैसे करना है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं, दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आई? अब जो ये सुत्त पिटक है इसमें 5 निकाय हैं। कितने निकाय हैं? 5 निकाय हैं। कौन कौन से हैं? एक है दीर्घ निकाय, दूसरा है मंजिम निकाय, मध्यम, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय, पांचवा है खुद्दक निकाय। समझ गए? और इसी खुद्दक निकाय में धम्मपद है। इसी खुद्दक निकाय में धम्मपद है। तो अगर ये पूछ रहा धम्मपद किसके भाग हैं तो सुत्त पिटक के हैं। अब प्रश्न देखिए एकदम क्लियर होगा। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद किस ग्रंथ का अंग है? ना अंग है, पार्ट है। किसका पार्ट है? सुत्त पिटक का। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट ना है। अब आइए थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, पाली में लिखने की चर्चा हो गई। सुत्त पिटक का अर्थ होता है धर्म उपदेश। इस पिटक में बौद्ध धर्म उपदेश और सिद्धांत संग्रहित हैं। 5 निकायों में है। दिग्घ निकाय, दीर्घ निकाय, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं इसलिए इसको देख रहे हैं। ये प्रथम निकाय है। बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह, इसका हिंदी में अनुवाद राहुल सांकृत्यायन ने किया है। एक बार परीक्षा में पूछा गया, टीजीटी में है, इसलिए इसको समझिए। इस पर बुद्ध घोष ने टीका लिखी है। उस टीका का क्या नाम है? सुमंगल वासिनी और सामंत पासादिका। सामंत पासादिका किसने लिखा है? बुद्ध घोष ने। अगला है मध्यम निकाय, छोटे उपदेशों का संग्रह है। अगला है संयुक्त निकाय, बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह है। इसी भाग पर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है। इसी में मध्यम प्रतिपदा है, अष्टांगिक मार्ग है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में पूछा गया है अष्टांगिक मार्ग जो का वर्णन किस निकाय में है? तो संयुक्त निकाय में है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त इसी में है। मध्यम प्रतिपदा ना, मिडिल पाथ की जब बात बुद्ध करते हैं वह उनके संयुक्त निकाय में ही है। अंगुत्तर निकाय बुद्ध के 2000 से अधिक संक्षिप्त कथाओं का संग्रह है। इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है ना, षोडश महाजनपदों का उल्लेख है। इसी में कहा गया है जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तब वह वर्ण विहीन हो जाता है। अगला है खुद्दक निकाय। इसमें कई ग्रंथ आते हैं। खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पत्तवत्थु, थेरी गाथा और जातक आदि आते हैं। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संग्रह है।
यह टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संग्रह है। कहानियां कहाँ पर पाई जाती हैं? जातक ग्रंथों में पाई जाती है, जो सुत्त निपात के खुद्दक निकाय में है। कुछ जातक बुद्धकालीन राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। एक चीज और जानिए, मान लीजिए कभी पूछे तो पद्यात्मक कौन है, गद्यात्मक कौन है? तो खुद्दक निकाय केवल पद्य में है और शेष चारों निकाय गद्य में है। अब निश्चित तौर पर आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसिद्ध बौद्ध अश्वघोष किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी मीनांडर, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्ष। तो ये अश्वघोष थे किसके? कनिष्क के समकालीन थे। एक कुषाण शासक कनिष्क के राज कवि थे। कौन? अश्वघोष। ठीक है। ए नाटककार थे, ए संगीतकार थे अश्वघोष, और दार्शनिक थे। अश्वघोष की तुलना समझ रहे हैं किससे की जाती है? गेटे से की जाती है। और किससे की जाती है? मिल्टन से की जाती है। दार्शनिक होने के कारण इनको कांट से की जाती है। वॉल्टेयर से की जाती है। समझ रहे हैं इनकी तुलना। और अभी आपने देखा जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और ये जो है राजकवि थे। तो संस्कृत में 2 ग्रंथ और एक नाटक लिखा है। समझ रहे हैं? ये 2 ग्रंथ हैं, बुद्धचरित और सौंदरानंद, और इनका नाटक है सारिपुत्र। सारिपुत्र प्रकरण। समझ में आ रहा है क्या नाटक है? सारिपुत्र प्रकरण इनका नाटक है। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन के संबंध में वर्णन है। सौंदरानंद में इनके बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद का बौद्ध धर्म में कैसे आते हैं उसका वर्णन है। सारिपुत्र प्रकरण नाटक में बुद्ध के एक शिष्य थे सारिपुत्र, वो कैसे बुद्ध के अनुयायी बनते हैं इसका वर्णन है। समझ गए? एक इसके समकालीन थे। आगे चलें। ये देखिए इसमें यूपी टीजीटी 2009 और 2010 में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आपको क्या करना है? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट टीजीटी जाइए, वर्ष 2009 के तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। तो कुषाण के समय में जितने भी लोग रहे हैं, हाँ, चाहे नागार्जुन हो, हाँ, चाहे वो जितने भी हैं, सब के बारे में विस्तृत जानकारी है। हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है 31। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालेमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? ऑप्शन ए डायोनेसियस, ऑप्शन बी डाइमेकस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी डियोडोरस। देखिए प्रथम जो राजदूत था आपको पता है मेगास्थनीज थे। एक किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और यूनान के थे सेनापति सेल्यूकस ने इनको भेजा था। क्लियर हुआ? डाइमेकस ये बिंदुसार के समय आए थे। ये किसके राजदूत थे? एंटियोकस के। समझ गए? और डाइमेकस ये भी आए थे मौर्य शासक बिंदुसार के समय में। और किसके राजदूत थे? ये थे टालमी फिलाडेल्फस के। कहाँ के शासक थे? मिस्र के फिलाडेल्फस के थे। इसलिए इसमें विकल्प ए डायोनीसियस सही है। समझ गए? ये तीनों आए हुए हैं, तीनों मौर्य काल में आए हुए हैं। और डायोनीसियस यही है, बिंदुसार के समय में आया है, जो टालमी के राजा, मिस्र के जो राजा थे टालमी फिलाडेल्फस, उनका दूत था। अब आइए समझते हैं इनका वर्णन कैसे मिलता है। देखो स्टेब्रो के अनुसार सेल्यूकस ने वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप
चंद्रगुप्त को क्या कह दिया था? अराकोसिया माने कंधार, पेरोपनिस्टिया माने काबुल, एरिया माने हेरात, जेडोसिया माने मकरान तट का प्रांत दिया। साथ में मेगास्थनीज नामक राजदूत भी चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त किया। यह भारत में नियुक्त होने वाला पहला राजदूत है। समझ गए? मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक, दिमाग को जोड़ डालिए, हाँ इंडिका रही ना, मेगास्थनीज की इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। स्टेब्रो एक और वर्णन करता है, सीरिया का यूनानी शासक था एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी ने उल्लेख किया है, मिस्री नरेश फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में पाटलिपुत्र में डायोनोसियस नामक एक दूत भेजा था। अब इस प्रश्न पर आपकी क्लियरिटी एकदम परफेक्ट होगी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? ए है अहिंसा मनसावाचा कर्मणा, ऑप्शन बी है व्यवहार में संयम, ऑप्शन सी है सभी के साथ समान व्यवहार, ऑप्शन डी है पापों से भय। अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है भेरी घोष को समाप्त करके धम्म विजय की बात करता है। उसके बाद उन्होंने अपने धम्म का किया। धम्म के लिए उनके स्तंभलेख 2 में प्रश्न है, कियम चु धम्मे, लोग पूछ रहे हैं धम्म क्या है, धम्म क्या है, तो उसका उत्तर वह अपने दूसरे और 7वें स्तंभलेख में देता है, अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचे सोचिए माधवे साधवे चा। अपासिन्वे में अल्प पाप है, बहुकयाने अत्यधिक कल्याण है ना, मृदुता है, साधुता है, ये सब धर्म के अंग हैं। उसके बाद वो बताता है धर्म के विधायी और सैद्धांतिक पक्ष भी हैं। अनारंभो प्राणानाम अभिहिंसा भूतो नाम, मतलब ये अहिंसा नहीं करना है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, चाहे दास हो, ब्राह्मण हो, श्रमण हो, ये करना है, सभी के साथ समान व्यवहार करना है, ये सैद्धांतिक पक्ष हैं। और अगर आप इसको करोगे तो आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। लेकिन कुछ दुर्गुण भी हैं, ये सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, दुर्गुण भी हैं। अगर इन दुर्गुणों से नहीं बचा गया, समझ रहे हैं, तो हम धम्म को अपना नहीं पाएंगे। तो इन दुर्गुणों से बचना है। और इसको तीसरा स्तंभ लेख में दुर्गुणों को क्या कहा? अशोक ने आसीनव कहा। और इन आसीनव क्या हैं? ये पाप हैं। तो जो पापों से भय है, विकल्प डी, जो पापों से भय है, यही सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। इसलिए विकल्प डी इसमें सही है। समझ गए? इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अशोक के धम्म के सैद्धांतिक के विधायी पक्ष, अनारंभो प्राणानाम माने प्राणियों की हत्या न करना, अविहिंसा भूतानाम माने प्राणियों को क्षत न पहुंचाना, मातर पितर शुश्रूषा मतलब माता पिता की सेवा करना, थेर शुश्रूषा माने वृद्धों की सेवा करना, गुरु नाम अपचित माने गुरुजनों का सम्मान करना, मित संस्तुत नाटिका नाम ब्राह्मण समणा नाम दानम संपटिपत, मित्रों परिचितों ब्राह्मणों श्रवणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दास भतकम में सम में प्रतिपत्ति, दासों और नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अपव्ययता अल्प व्यय, अपभांडता अल्प संचय, ये सब हैं विधायी सैद्धांतिक पक्ष। समझ रहे हैं? ये धम्म के विधायी पक्ष हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के धम्म के एक निषेधात्मक पक्ष भी है, जिसके अनुसार कुछ दुर्गुणों की गणना की गई है। ये दुर्गुण मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक हैं। इन्हें आसीनव कहा गया है। आसीनव को अशोक के तीसरे स्तंभ में कहा था पाप, पापों का भय था ना विकल्प में। मनुष्य आसीनव के कारण सद्गुणों से विचलित हो जाता है। उसके अनुसार निम्नलिखित दुर्गुणों से
आश्रय हो जाते हैं कौन कौन से? चंडीय, निठुलिये, कोधे, मनो, ईस्या। क्या है? चंडीय, निठुलिये, कोधो, मनो, ईस्या। चंडीय माने प्रचंडता, निठुलिये माने निष्ठुरता, कोधे माने क्रोध, मनो माने घमंड, ईर्ष्या माने ईर्ष्या। इन सब दुर्गुणों को अगर वो अपनाएगा तो धर्म के पथ पर नहीं जा पाएगा। समझ गए? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 33। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध का और हिंसा के कारण जनित अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? ऑप्शन ए है धौली और जौगढ़, ऑप्शन बी है शाहबाजगढ़ी और सोपारा, ऑप्शन सी है मास्की और भाबरू, ऑप्शन डी है मानसेरा और गिरनार। इसमें जो सही उत्तर है वो विकल्प ए है धौली और जौगढ़। ये दोनों जो है अभिलेख, उसके शिलालेख कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये पुरी जिले में पाया जाता है, ये गंजाम जिले में पाया जाता है। आइए अब इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्योंकि देखिए अशोक के जो शिलालेख है उसमें 14 लेख पाए गए हैं ना, इसमें जो है 3 लेख मिसिंग में, 11, 12, 13। तो इसलिए प्रथम पृथक शिलालेख, द्वितीय पृथक शिलालेख, कलिंग पृथक के बारे में हम लोग जानते हैं ना। आइए इसको समझ लेते हैं धौली और जौगढ़ का। धौली और जौगढ़ शिलालेख में अशोक के युद्ध और हिंसा के कारण उत्पन्न अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर है धौली पुरी जिले में, जौगढ़ गंजाम जिले में है। इन दोनों शिलालेखों में 11वां, 12वां, 13वां लेख उत्कीर्ण नहीं है। इनके स्थान पर 2 नए लेख उत्कीर्ण हैं। इन्हें पृथक कलिंग प्रलेख है। समझ क्या कहते हैं? पृथक कलिंग प्रलेख कहते हैं। इसे सेपरेट कलिंगा रॉक एडिक्ट कहते हैं। प्रथम पृथक जो कलिंग अभिलेख है उसमें क्या लिखा है समझिए। इसमें कलिंग राज के प्रति अशोक की शासन नीति बताई गई है। नगर के न्यायाधीशों को निष्पक्षता से न्याय करने को कहा गया है। मनुष्यों को अकारण कैद या यातना न दी जाए। इसे देखने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष धम्म महामात्य भेजे जाएंगे, जो उज्जैन और तक्षशिला में प्रत्येक 3रे वर्ष जाएंगे। हर जगह तो 5 वर्ष में जाएंगे, लेकिन 2 जगह ऐसी हैं जो उज्जैन और तक्षशिला है, हर 3रे वर्ष जाएंगे। इसी में अशोक कहता है सभी प्रजा मेरी संतान है। जिस तरह मैं अपनी संतान के लिए इहलोक और परलोक में सुख की कामना करता हूँ, उसी तरह मैं सभी मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। सभी प्रजा मेरी संतान हैं। जो उसको पितृसत्तात्मक निरंकुशता जब हम लोग राज व्यवस्था देखते हैं तो सिद्ध करते हैं, वो इसी प्रथम पृथक शिलालेख में है। और दूसरे में भी है बात, द्वितीय पृथक कलिंग प्रलेख। इसमें अशोक सीमांत प्रदेशों की अभिजित जातियों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करता है। कहता है कि वह सम्राट से डरे नहीं, उसमें विश्वास रखें, वह उससे सुख ही प्राप्त करेंगे, दुख नहीं। इस लेख में भी कहता है सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। सबे मनुष्य प्रजा ममा, सबे मनुष्य प्रजा ममा। यह दूसरे कलिंग प्रलेख में भी है, दूसरे पृथक कलिंग प्रलेख में भी है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। भारत का निम्नलिखित में से कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था या थे? विकल्प 1 है केरल, विकल्प बी है तमिलनाडु, विकल्प सी उपयुक्त ए और बी, विकल्प डी है कश्मीर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। अब देखो दक्षिण में जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, दक्षिण में तो हम लोग कहाँ की बात करते हैं? कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के शिष्यत्व में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। जैन धर्म स्वीकार करके कहाँ चले गए थे? श्रवण बेलगोला में ना। श्रवण बेलगोला कहाँ है? मैसूर में है। तो कर्नाटक तो था, लेकिन केरल और तमिलनाडु 2 ऐसे स्थान थे, 2 ऐसे वर्तमान प्रांत थे जहां पर मौर्य साम्राज्य नहीं था। इसलिए विकल्प सी इसमें सही है। एक चीज। दूसरा, मौर्य साम्राज्य कहां कहां पर था? तो अफगानिस्तान तक उधर था। इन सब के बारे में आपको और विस्तृत जानना है
तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर की प्लेलिस्ट पीजीटी पर जाइए, वर्ष 2004 की पुनर्परीक्षा के क्लास 1 के क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, आपको A to Z मुगल साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। 35 है, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था। ऑप्शन ए राजुक प्रादेशिक युक्त, ऑप्शन बी युक्त राजुक प्रादेशिक, ऑप्शन सी प्रादेशिक युक्त राजुक, ऑप्शन डी प्रादेशिक राजुक युक्त। अशोक अपने तीसरे स्तंभ लेख में या शिलालेख में ये बताता है कि 3 तरह के अधिकारियों की नियुक्ति किया है, एक प्रादेशिक, दूसरा राजुक, तीसरा युक्त। समझ रहे हैं? ये जो प्रादेशिक था ये मंडल का प्रमुख था। कहाँ का प्रमुख था? मंडल का। राजुक कहाँ का था प्रमुख? जिले का प्रमुख था। और युक्त क्या था? ये राजुक के अधीन एक राजस्व अधिकारी था। समझ रहे हैं? इसलिए अब जब आप क्रम करेंगे तो आपको कौन सा क्रम मिलेगा? प्रादेशिक मिलेगा, उसके बाद राजुक मिलेगा, उसके बाद युक्त मिलेगा। और विकल्प डी में आप जाइए, प्रादेशिक, राजुक और युक्त है ना। उत्तर मिल गया। लेकिन इसको समझना है तो हम लोग मौर्य साम्राज्य के एक प्रशासनिक सोपान को समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन ढांचा, राजा सबसे ऊपर था, उसके बाद प्रांत होते थे ना, और प्रांतों के जो शासक होते थे वो कुमार थे, उन्हें कहा जाता था। उसके बाद मंडल था, मंडल पर जो शासक होते थे प्रदेष्टा, अर्थशास्त्र में इनको प्रदेष्टा कहा गया। किसको? मंडल के शासक। आज की जो कमिश्नरी है उसके तरह होते थे। और प्रादेशिक किसमें कहा गया है? अशोक के अभिलेख में। समझ गए? मंडल के शासक। उसके बाद उसके नीचे होते आहार या विषय, ये तो हो कमिश्नरी, जिला के समान होते थे। इसका जो विषयपति अर्थशास्त्र विषयपति कहा गया है, और अशोक के अभिलेख में राजुक कहा गया इसके शासक को। उसके नीचे होते अस्थानी। अस्थानी क्या होते? 800 ग्रामों का समूह होता था। अस्थानी नीचे द्रोणमुख होते थे, द्रोणमुख में 400 ग्राम गांव के समूह होते थे। खारवटिक होते थे जिसमें 200 गांव होते थे, 200 ग्राम होता था। उसके बाद संग्रहण होते थे जिसमें 10 ग्राम होते थे। उसके बाद गांव होते थे जिसका जो है अधिकारी होता था गोप। ये हो गया मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचा। आइए समझते हैं और आगे। अशोक के तीसरे स्तंभ लेख में प्रादेशिक, राजुक व युक्त का उल्लेख है। बात हुई। प्रादेशिक मंडल का प्रमुख अधिकारी, अर्थशास्त्र में इसे प्रदेष्टा कहा गया है। और मंडल की समानता आधुनिक कमिश्नरियों से की गई है। ये प्रश्न बना है, आधुनिक कमिश्नरियों से मौर्य साम्राज्य के किस अंग को की तुलना की गई है? समझ रहे हैं? इसको राजुक है, जिला या विषय का प्रमुख अधिकारी है। अर्थशास्त्र में इसे विषयपति कहा गया है। राजुक को अशोक ने अपने राजाभिषेक के 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया। राजस्व का अधिकार इसके पास था। युक्त राजुक के अधीन राजस्व अधिकारी। सही क्रम प्रादेशिक, राजुक और युक्त है। अशोक ने इन्हें प्रति 5वें वर्ष दौरे पर भेजा। दौरे पर जाएंगे, अपने कार्य के साथ साथ धर्म का प्रचार भी करेंगे। समझ रहे हैं? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 36। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। विकल्प है तक्षशिला, विकल्प बी है उज्जैनी, विकल्प सी है नालंदा, विकल्प डी है वल्लभी। देखिए मौर्य काल में तक्षशिला, उज्जैन या उज्जैनी जो समझिए, और वाराणसी ये शिक्षा के केंद्र थे। समझ गए? कौन कौन से? तक्षशिला, उज्जैन और वाराणसी ये सबसे प्रसिद्ध था। कौन सी? तक्षशिला ना। तक्षशिला आपने सुना होगा, खोड़स महाजनपद में गंधार जो महाजनपद था उसकी राजधानी था। यहाँ के जो आचार्य थे ये थे चाणक्य या कौटिल्य। समझ रहे हैं? यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सैन्य शिक्षा प्राप्त की थी।
सैन्य शिक्षा के लिए, धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध था यह केंद्र। यहीं पर कौशल नरेश कौन थे कौशल नरेश? प्रसेनजीत ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। और आपने सुना होगा बिंबिसार के एक राजवैद्य थे जीवक, जिन्होंने उनके मित्र प्रद्योत का पांडुरोग ठीक किया था। जीवक ने भी यहाँ से अपनी वैद्यकी की शिक्षा प्राप्त की थी। अब आप समझ गए उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए तक्षशिला। आइए देखते हैं। मौर्य काल में विद्या का सर्वाधिक प्रसिद्ध के तक्षशिला था। यह पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित प्राचीन समय में गंधार राज्य की राजधानी था। रामायण के अनुसार कहते हैं भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य थे। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैन्य शिक्षा ग्रहण की थी। बात हुई, यह भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। यहाँ कौशल नरेश प्रसेनजीत ने शिक्षा प्राप्त की थी। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। मौर्य काल में उज्जैन और वाराणसी भी शिक्षा केंद्र था। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, मौर्य काल में प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास भी हुआ था। प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास श्रेणियों के माध्यम से, श्रेणियों क्या थी? व्यापारिक संगठन थे, इन सब के माध्यम से हुआ था। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 37। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा प्रश्न उत्कीर्ण नहीं है ना? ऑप्शन ए है कुकदान, कुबड़दाल, वृष, बी है हिरण, सी है हाथी, डी है अश्व ना। देखिए सारनाथ का जब स्तंभ लेख हम कहते हैं तो कहते हैं अशोक सारनाथ का सिंह, तो उस पर सिंह तो निश्चित तौर पर बना होना चाहिए ना। और विकल्प में देखिए सिंह नहीं है, कुकुदान वृष बना है, बैल है, उस पर हाथी भी है, अश्व भी है, हिरण नहीं है, इसलिए विकल्प बी इसमें सही है कि हिरण नहीं उत्कीर्ण है, उस पर क्या है? शेर सिंह उस पर उत्कीर्ण है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं और उन प्रतीकों का मतलब क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर पीठ सटाए चारों सिंह और सिंहों के नीचे फलक पर चारों दिशाओं में 4 चक्र बने हुए हैं। समझ रहे हैं? अशोक की लाट जो लघु धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक है। धम्म चक्र में 24 तीलियां हैं। इसी फलक पर गज, अश्व, बैल, सिंह है, हाथी है, घोड़ा है, वृष या बैल है और सिंह उत्कीर्ण है। ध्यातव्य है कि सारनाथ स्तंभ के चारों सिंहों के शीर्ष पर एक चक्र बना है जिसमें 32 तीलियां हैं, जो महाधर्म चक्र प्रवर्तन की प्रतीक है। महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में इसे चतुष्पद पंक्ति कहा गया है। और देखिए ये जो चारों बने हैं वो क्या इंगित करते हैं? गज कहता है बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक माना जाता है। बैल को बुद्ध के जन्म का प्रतीक या राशि का प्रतीक माना जाता है। अश्व को बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक माना जाता है। सिंह को बुद्ध के शाक्य क्षत्रिय होने का प्रतीक माना जाता है। समझ गए? इसके बाद जो है हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? ऑप्शन ए गोपाल, बी देवपाल, सी विग्रहपाल, डी महिपाल। बात किसकी हो रही है? चोल शासक राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल ने अपने पुत्र, क्या नाम था? विक्रम चोल के नेतृत्व में पूर्वी गंगा घाटी का अभियान किया था। किसने किया था? राजेंद्र चोल ने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में अभियान किया था। उन्होंने उत्तर भारत के बहुत से राजाओं को पराजित किया और साथ में बंगाल में उसमें पाल वंश की सत्ता थी। बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया
और उसके बाद जो है राजेंद्र प्रथम ने क्या की, जब उत्तर भारत के राजाओं को पराजित कर लिया तो गंगई कोंड की उपाधि धारण की। गंगई कोंड परीक्षा में पूछा जाता है, गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण किया था। उसके बाद इन्होंने तिरुचिरापल्ली में, कहाँ पर, साउथ में ही तिरुचिरापल्ली में गंगई कोंडपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम राजधानी को बसाया था। पूछा जाता है कि राजधानी को किसने बसाया था। अब आप समझे किसको हराया था, महिपाल को हराया था, इसलिए विकल्प डी महिपाल प्रथम सही उत्तर है। आइए देखते हैं। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में एक विशाल सेना पूर्वी गंगा घाटी पर अभियान करने भेजा। विक्रम चोल ने उड़ीसा, बस्तर, इंद्रप्रस्थ, दक्षिण कौशल राज्यों को जीता। उड़ीसा बंगाल के मध्य स्थित दंडभुक्ति को जीतते हुए बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। राजेंद्र प्रथम ने इस विजय अभियान की सफलता में गंगईकोंड की उपाधि धारण की और तिरुचिरापल्ली के पास गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाया। गंगईकोंड चोलपुरम में चोलगंग नामक तालाब बनवाया, गंगा जल उसमें संग्रहित किया और गंगा जल से अभिषेक करके एक जय स्तंभ का निर्माण कराया। समझ गए। अब हमको जानना है कि राजेंद्र चोल की संपूर्ण विजय, संपूर्ण सफलता, संपूर्ण उपलब्धियां, उसके लिए क्या करना है। गैमेट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट यूपीटीजीटी पर जाइए, वर्ष 2004 की पुनर्परीक्षा के दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। राजेंद्र चोल के संबंध में A to Z जानकारियां जो आपके परीक्षा में पूछी गई हैं वो सब हैं। समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था। इस पर जोर डालिएगा। वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है। देखिए हम लोगों ने जब संगम काल पढ़ा था, विकल्प देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी परांतक प्रथम, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। तो जब हम लोग संगम काल पढ़ रहे थे तो वहां पर 3 राजवंशों का उल्लेख देखा था, चोल, चेर, पांड्य ना। चोल बहुत प्रसिद्ध था लेकिन उसका पराभव हो गया। फिर आया 9वीं शताब्दी आई, उस शताब्दी में विजयालय, यद्यपि पल्लवों के सामंत थे लेकिन विजयालय ने जो है क्या किया, फिर से राजनीतिक सत्ता की स्थापना की। विजयालय के पुत्र थे आदित्य प्रथम, इन्होंने जो है आगे बढ़ाया उनकी शक्ति को। उसके बाद आए परांतक प्रथम, यद्यपि पराक्रमी शासक थे लेकिन हुआ क्या था कि 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध हुआ था राष्ट्रकूटों से। इस युद्ध में जो है पराजित हुए थे, इनके युवराज मारे गए थे। उसके बाद फिर से सत्ता जो है समाप्त हो गई थी, पराभव हुआ था चोलों का। उसके बाद जो है चोलों का उत्थान फिर से हुआ राजराज प्रथम के समय में, इसलिए राजराज प्रथम को चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विकल्प सी इसमें सही है। आइए देखते हैं। 9वीं शताब्दी में चोलों की राजनीतिक सत्ता का संस्थापक विजयालय था। वह पल्लवों के अधीन उरैयूर में सामंत था। पल्लव और पांड्यों में संघर्ष चल रहा था। पांड्यों की दुर्बल स्थिति देखकर विजयालय ने पांड्यों के क्षेत्र तंजौर पर अधिकार कर लिया। विजयालय के पश्चात उसका पुत्र आदित्य प्रथम 671 से 871 से 907 ईस्वी, जो पल्लव नरेश अपराजित का सामंत था, उसने पल्लव पांड्य संघर्ष में अपराजित का साथ दिया। परंतु बाद में आदित्य की अपनी शक्ति विस्तार की महत्वाकांक्षा से चोल पल्लव संघर्ष हुआ। आदित्य ने श्री पुरम्बियम के युद्ध जो 890 ईस्वी में हुआ था, पल्लव नरेश अपराजित की हत्या कर दी और तोंडमंडल पर अधिकार कर लिया। आदित्य ने पश्चिमी गंगों से भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई। पांड्यों से कोंगू छीन लिया। आदित्य प्रथम का उत्तराधिकारी बना परांतक प्रथम 907 से 953 ईस्वी। पांड्यों पर आक्रमण किया। पांड्य व सिंघल की संयुक्त सेना को
915 ईस्वी में वेल्लूर के युद्ध में पराजित कर पांड्यों की राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया और मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? मदुरई कोंड की। साथ ही पल्लवों की शेष बची शक्ति को भी उसने समाप्त कर दिया। इस प्रकार चोल दक्षिण भारत में पुनः प्रमुख शक्ति बन गए। फिर हुआ क्या? इसी समय 949 में तक्कोलम के युद्ध के बाद चोल शक्ति पुनः तिरोहित हो गई। अंततः सुंदर चोल, जिसे परांतक द्वितीय भी कहा जाता है, के पुत्र अरिमोल वर्मन, जिन्हें राजराज प्रथम कहा जाता है, 1014 से 1044 ईस्वी के नेतृत्व में चोल राज्य का पुनः प्रमुख शक्ति बना। चोल राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम को माना जाता है। समझ में आया? एक बार रिवीजन और करिएगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही, समझ रहे हैं, क्रम ज्ञात होता है? ऑप्शन ए मंडलम मलनाडु कुर्रम, ऑप्शन बी मंडलम कोट्टम नाडु, ऑप्शन सी कुर्रम नाडु कोट्टम, ऑप्शन डी नाडु कुर्रम तनियोर। देख, चोल साम्राज्य था, साम्राज्य ना, ये बटा था 6 मंडल में। मंडल बटे थे कोट्टम या बलनाडु में, समझ रहे हैं। बलनाडु विभाजित थे नाडु में, जो जिला था, और नाडु विभाजित थे कुर्रम में, और कुर्रम विभाजित थे ग्राम में। तो इसमें आप देखिए मंडल, बलनाडु, उसके बाद कुर्रम, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही है। आइए एक बार देख लेते हैं चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभाग, केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद 6 मंडल, कोट्टा में बलनाडु जो आज के कमिश्नरियों के समान थे, नाडु जो जिला था, इनकी स्थानीय सभा को नाटूर या नट्टार कहते थे, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुर्रम होता था गांवों के समूह, फिर ग्राम होता था, और ग्राम सभा जो थी स्थानीय स्वायत्त प्रशासन, जो परांतक प्रथम के उत्तर में अभिलेख से पता चलता है, उस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं उर सभा और महासभा के बारे में। इस तरह से हम लोगों ने आज वर्ष 2011 के जो है 20 प्रश्न कर लिए हैं। अब आप सबको क्या करना है, इस प्रश्न को 2-3 बार देखना है, इस क्लास को 2-3 बार समझना है। उसके बाद आप अपना फीडबैक देंगे लाइक और कमेंट के माध्यम से। यदि कोई सुधार की आवश्यकता होगी उस पर को भी लिखेंगे, उसमें सुधार किया जाएगा। आप लोग जो है लगातार जो है गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के साथ बने हुए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।